किसी को पूरी सियासत से बेदखल करने का तो वो है टेक्निकल या तकनीकी बुनियादों के ऊपर किसी को नॉकआउट कर दिया जाए। -1 की बात ज़बान ज़द आम है और शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में ये बार बार गूंज रही है। फ़ाद साहब कैसे निकलेंगे इससे? जिसकी भी ये सोच है कि इमरान खान को आप सियासत से इस वक्त आउट कर सकते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि उसका कोई दोबारा जो है ना वो कोई बेसिक अपनी पॉलिटिक्स में वापस जाना चाहिए, लिटमस करा लेना चाहिए। इमरान खान को अल्ताफ हुसैन नहीं है या नवाज शरीफ नहीं है। जब आप एक ऐसी जमात के सरबराह हों जिसके बारे में हर एक को पता हो कि जमात 2/3 मेजोरिटी से जीत रही है और अब अगर आप ये करेंगे वो 3/4 से जीतेंगे, इमरान खान को आप माइनस करके कोई सिस्टम चला लेंगे आगे, तो वो नहीं हो सकता। इमरान खान को तो आपको सिस्टम में रखना पड़ेगा। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. Good evening, welcome to National Debate. गुज़िश्ता 48 घंटे में 2 खबरें हैं जो जंगल की आग की तरह फैल रही हैं। पहली खबर, ऑडियो लीक्स स्कैंडल पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच कंसीडर किया जा रहा है। सबसे पहली बात तो यह है कि इसका फॉरेंसिक होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि वाकईतन ये ऑडियोज दुरुस्त भी हैं या नहीं है। अगर दुरुस्त हैं तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कि किसकी जिम्मेदारी है जो रोके इस तरह के सिक्योरिटी ब्रीच को। इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में बुध के रोज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया गया है, जिसमें सियासी और अस्करी क़यादत दोनों शिरकत करेंगे और ब्रीफिंग दी जाएगी और एनालाइज किया जाएगा कि अगर ये हुआ है तो कैसे हुआ है। जबकि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जब तक ये कंफर्म नहीं हो जाता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसको ज़्यादा संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ओहदेदारान ये दावा कर रहे हैं कि 8 GB का डेटा है, 100 से ज़्यादा फाइल्स हैं जो कि डार्क वेब के ऊपर या इंटरनेट के ऊपर खरीदो फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ब्लैकमेल होकर इन ऑडियोज की बोली में शामिल हो रही है। ये बहुत बड़ा दावा है और मुख्तलिफ जराए से रिपोर्टर्स भी इसको कोट कर रहे हैं। अब बुध के रोज ब्रीफिंग में क्या बताया जाता है, जिम्मेदारान का तयन किस तरह से होता है, ऑडियो का लीक होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ऑडियोज के अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस स्कैंडल का एंड क्या होगा, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बड़ी खबर है, इसहाक डार साहब जिस तरह आज से 5 साल पहले पाकिस्तान से गए, वापस पाकिस्तान आ रहे हैं, किस तरह से पाकिस्तान आए हैं, क्या उनका मतमे नजर रहेगा, माइशत दुरुस्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, मिफ्ता साहब का दी एंड कैसे हुआ, इन तमाम बातों के ऊपर आज की नेशनल डिबेट में बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है ऑडियो लीक्स। ऑडियो लीक्स मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। ऑन द डिबेट टुनाइट आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के सीजन्ड पॉलिटिशियन, साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब। मैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, पाकिस्तान के सीजन्ड पॉलिटिशियन जनाब चौधरी फवाद हुसैन को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में खुश आमदीद कहता हूँ। सर आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऑडियो लीक्स स्कैंडल और फिर कौमी सलामती कमेटी का इजलास होने जा रहा है बुध को, प्राइम मिनिस्टर की सरबराही में अस्करी और सियासी क़यादत भी शिरकत करेगी। आपके इसके कंसर्न्स इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। वाकई ये गवर्नमेंट ख़रीद रही है ये वाली ऑडियोज़ जो इस वक्त मौजूद है इंटरनेट के ऊपर डार्क वेब पे? देखिए, सबसे पहले तो जमील बात यह है कि आप ये देखिए कि कतई नज़र पॉलिटिक्स के जो उसका कंटेंट है उस पर बाद में आते हैं। पहले तो आप ये देखें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दफ्तर कितना गैर महफूज है कि 140 घंटे की जो कन्वर्सेशन जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुई है वो वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई है बराए फ़रोख्त जी, और ये 20 अगस्त से पड़ी हुई है। अगर ये हमारी जो एजेंसीज़ हैं, ये जमील फ़ारूकी, हमारे सोशल मीडिया के बच्चों, मीडिया, बोल्ड टीवी, ARY, इनके पीछे ना पड़े होते और अपना सही काम कर रहे होते तो ये हमें पता होना चाहिए था, पहले तो ये होना ही नहीं चाहिए था। अगर हुआ है तो फिर 20 अगस्त से ये वेब एक डार्क वेब के ऊपर पड़े हुए हैं, वहाँ पे इनको नहीं पता चला। उसके बाद जो ये हैकर है उसने कल परसों अपना जो है वो एक ट्वीट अकाउंट क्रिएट किया जी, और उसके बाद उसने तवज्जो हासिल करने के लिए सिर्फ 4.5-5 मिनट की जो गुफ्तगू है उसको इन्होंने
पब्लिक किया है। पब्लिक किया। अब वो जो बोली है जाहिर है कि अब वो उसके ऊपर जाना शुरू हो गई है और अब ये खबरें आ रही हैं, कल बोल टीवी ने भी ये ब्रेक की थी जी। और अब आज बाकी टेलीविजन भी ये बात कर रहे हैं कि अभी हुकूमत ही हैकर्स के साथ नेगोशिएशंस कर रही है कि आप इनको ना बेचें। और उसकी एक इससे जो दलील एक और इस खबर को जो ज़्यादा अथेंटिक करती है कि आप देख लें 2 दिन तकरीबन हो गए हैं और अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई बयान इसके ऊपर नहीं आया। मरियम औरंगज़ेब और राना सनाउल्लाह के जो 2 बयान आए हैं वो बिलवास्ता तौर पे सिर्फ ये कंफर्म करते हैं कि ये जो लीक्स हुई हैं ये सही हैं और ये इसकी जो ऑडियोज जो हैं वो ओरिजिनल है, लगता है ये बताया। क्योंकि मरियम औरंगज़ेब ने भी अपनी ट्वीट में बिलवास्ता इसकी कंफर्मेशन की और राना सनाउल्लाह साहब ने तो हद ही कर दी है। ही इज़ पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्टर और पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि देखिए ये जो मामला है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस तो सबसे ज़्यादा अनसेफ है, वहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं। सो अब अगर वहाँ पे उन्होंने कहा कि इस मामले को इतना संजीदा लेने की ज़रूरत नहीं है, ये इंटीरियर मिनिस्टर हमारा कह रहा है फेडरेशन। एग्जैक्टली तो आप अंदाज़ा लगा लें इससे कि क्या हो रहा है, कैसे हम मामला जो हैं। अच्छा फवाद भाई, अब 2 चीज़ें हैं एंड वेरी सीरियस एंड कंसर्निंग। पहली चीज़ तो ये है कि ये ऑडियो लीक्स हैं जो बाकायदा तौर पर इंटरनेट पर बिक रही हैं ना, और दूसरी चीज़ ये है कि इस ऑडियो के अंदर डिस्कशन हुई है जिसमें बराह रास्त गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में बिलउमूम और बिलखुसूस इलेक्शन कमीशन और बाकी मामला। तो आप उससे कतई नज़र के लीक्स कैसे हुई, किसने की, वो तहकीकात तो बाद में होंगी। इस बात पे कब आएंगे कि इसके खिलाफ आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए या अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए कि इन्होंने आप लोगों से मुताल्लिक क्या डिस्कशन किया उस गुफ्तगू? नहीं, वो तो हम कल जा रहे हैं ना। अच्छा। जो हमारे मेंबरान की जो डिस्कशन है इस्तीफ़े कबूल करने की, वो केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही पेंडिंग है, तो उसमें हम ये जो कंटेंट्स हैं सारे ये सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है ये लगा रहे हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो इस खुशफहमी में ये फैसला दिया था कि ये इस्तीफ़े कबूल करने का फैसला स्पीकर का है। तो इन ऑडियो लीक से तो साबित हो गया कि स्पीकर बेचारा तो साइड पे बैठा दही खा रहा था। ऐसा ही ये फैसले तो लंदन से हो रहे थे और ये सारे लोग जो है वो कर रहे थे। तो उसके बाद अब जाहिर है कि उनको इसके ऊपर वो मज़ीद क्या कार्रवाई करते हैं, दिस इज़ अप टू सुप्रीम कोर्ट और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है। राइट फवाद भाई, लंदन फैक्टर को हम जितना चाहें इग्नोर कर नहीं सकते। अब मिफ्ता इस्माइल साहब का रेजिग्नेशन वहाँ पे होता है और एक ऐसे शख्स के सामने जो कॉन्विक्ट है, और फिर आपके इसहाक डार साहब की वापसी का तय होना भी वहाँ पे होता है एक ऐसे शख्स के सामने जो कि कॉन्विक्ट है। तो हम किस तरह की सोसाइटी में, किस तरह के पॉलिटिकल वॉरफेयर के अंदर रह रहे हैं कि कुछ भी हो सकता है इस मुल्क के अंदर। उस शख्स के बारे में जब हमें बुला के ये बताया गया कि ये तो मनी लॉन्ड्रर है और इसने तो मईशत डुबोई है, तो हम कहाँ खड़े हैं इस सारी सिचुएशन? तीसरा भी हम फैसला वहीं हो रहा है, वो है आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का। अच्छा। जो आपके सामने जो वज़रा हैं, खुर्रम दस्तगीर हैं, जावेद लतीफ़ हैं, इन तमाम ने कंफर्म किया है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो नवाज़ शरीफ की जो एक कंसल्टेशन है उससे अगला आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। तो ये भी फैसला जो है वो एक कॉन्विक्ट ही करने जा रहा है बकौल PMLN के, और अभी तक उन्होंने इसकी कोई तरदीद जो है वो नहीं की। अब ये जो सारे फैसले हैं ये उस इन्हतात की निशानदही करते हैं जिससे पाकिस्तान सियासी तौर पे इस वक्त गुज़र रहा है। और मेरी नज़र में ये जो इस वक्त कॉम्प्लेक्सिटी है जो इस पॉलिटिक्स की, वो इसलिए है कि आप देखें कि जो मरियम औरंगज़ेब के साथ जैसे वहाँ पे पाकिस्तानियों ने उनका साथ एहतजाज किया, इससे पहले मदीना में उनके साथ ये एहतजाज हुआ, उसके बाद ये लोग जब इवन भेरा में निकल नहीं पा रहे, ये लोग नहीं जा पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से ये जो इनके हालात हमें अभी नज़र आ रहे हैं, ये जो चीज़ें अभी हमारे सामने आ रही हैं, वो इसी वजह से तो है कि लोगों में और हुकूमत में बहुत फासला है। और जहाँ इतना फासला हो हुकूमतों में और आवाम में, वो सेटअप ज़्यादा असर चल नहीं सकता। और ये तो अभी इमरान खान की वजह से, PTI की वजह से पाकिस्तान एक फसाद से बचा हुआ है। अगर यहाँ लीडरलेस कौम होती अभी तो ये मामला तो बड़ा गंभीर हो चुका होता। फवाद साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक गैप है गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में, तो मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, क्या इतनी ही बड़ी डिवाइड, इतना बड़ा गैप PTI और गवर्नमेंट के दरमियान भी है या कहीं कुछ राब्ता है? नहीं, गवर्नमेंट से तो हमारा कोई राब्ता नहीं है, बिल्कुल कोई राब्ता नहीं, गवर्नमेंट से हमारा कोई राब्ता नहीं है। और
हम तो देखें इसलिए इसको खुफिया रब्ता होने की ज़रूरत नहीं है। हम तो इमरान खान एक से ज़ायद बार ये बात कर चुके हैं, हम ये बात कर चुके हैं कि आज हुकूमत अर्ली इलेक्शंस के ऊपर तैयार हो तो हम हुकूमत के साथ एक जामे मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हम उनसे बैठने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन का फ्रेमवर्क तय करने के लिए तैयार हैं। उसकी वजह देखिए ये है जमील कि हम ये चाहते हैं कि फ़साद के बग़ैर हम इंतखाबात तक पहुँचें। अगर हम फसाद के बग़ैर इलेक्शन तक नहीं पहुंचते तो उसमें पाकिस्तान का बड़ा नुकसान है। लेकिन इलेक्शंस आपको कराने पड़ने हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग डिसइल्यूजन हैं इस निज़ाम से, और ये जो इकॉनमी है, इकॉनमी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें, लेकिन ये इकॉनमी का आप निकाल भी देना, लोग इस हुकूमत के साथ नहीं तैयार कुछ भी कर अपने मामलात के लिए। चलें, ये तो गवर्नमेंट और पीटीआई, आप ये कह रहे हैं कि आप इलेक्शन के मामलात के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन अगेन वो एक लॉन्ग डिबेट है, मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर थोड़ा सा आपसे कमेंट लूँगा। लेकिन अभी एक बात ज़बान ज़द आम है, और इसको आप अफवाह कहिए, इतला कहिए, लेकिन कंफर्म आप कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब के दस्ते रास्त भी हैं। खान साहब की कोई ऐवान सदर में अहम मुलाकात हुई है? नहीं, उसके ऊपर तो खैर कोई मैं कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है। लेकिन प्रेसिडेंट साहब जो हैं उन्होंने ये बात टीवी पे आके कही है कि मैं ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तस्दीक कर सकता हूँ। नहीं, उन्होंने ये बात कही है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान एक मुफाहमत की ज़रूरत है, और उन्होंने ये बात भी कही है कि अगला आर्मी चीफ भी मुफाहमत से लगना चाहिए। उन्होंने ये बात भी की है कि मेरे ख्याल में वो रोल प्ले कर सकते हैं चीज़ें बेहतर करने में। तो ये 3, 4, 5 चीज़ें सदर आरिफ अलवी साहब ने कही हैं, और मैं ये समझता हूँ कि प्रेसिडेंट साहब का रोल दिन ब दिन अहम होता जा रहा है और अभी भी बहुत अहम है। लेकिन अब इस पॉलिटिकल डिवाइड में प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है वो एक कलीदी किरदार अदा करेंगे। अब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खान साहब को ये रिक्वेस्ट करती है कि आपने गवर्नमेंट के साथ बैठना है, इलेक्शन की बात के ऊपर नहीं, वैसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए बैठना है या मईशत को बेहतर करने के लिए बैठना है, तो आप बैठेंगे? देखें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है ना, ये एक बिल्कुल अहमकाना तजवीज़ है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि कभी भी सियासी जमातों में इकोनॉमी के ऊपर चार्टर नहीं हुआ करते। उसकी वजह यह है कि हर इकोनॉमी का डिसीजन आपने क्या लेना है। आपने ये लेना है कि किन तबकात से आपने टैक्सेस लेने हैं, पैसे लेने हैं, और किन तबकात को शिफ्ट करने हैं। राइट। अब ये हर पार्टी की एक अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड होती है और वो उसके मुताबिक फैसले करती है। इसी तरह से मसलन प्राइवेटाइजेशन है, इस पे पीपल्स पार्टी की अपनी सोच है। पीडीएम के अंदर भी आप जो है वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं कर सकते। हम तो हैं ही अपोजिशन में। आप हुक्मरान पार्टीज़ को कहें कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी अपना तो लेके आए ना, वो खुद भी नहीं कर सकते। आपने जो चार्टर करना है वो आपका पॉलिटिक्स ही है, चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स ही है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। उसमें आपने 3-4 बड़े पॉइंट्स के ऊपर अपनी रूल ऑफ गेम तय करनी है। पहले फॉर एग्जांपल कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का क्या तरीका होना चाहिए। राइट। डिफेंस मिनिस्टर इस पे पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, वो कह रहे हैं सीनियर मोस्ट होना चाहिए, बट उस पर बात होनी चाहिए कि कैसे होगा। फिर नंबर 2 ये है कि आपने जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हैं या जजेस की जो इंडक्शन है, राइट, वो उसका क्या तरीका होना चाहिए ताकि ऐसे जजेस आएँ जिस पे कोई जो है वो सवाल ना उठा सके। ठीक। फिर तीसरा आपका ये है कि आपने इलेक्शन कैसे कराने हैं। ईसीपी इलेक्टोरल प्रोसेस क्या होगा? इलेक्टोरल प्रोसेस और इलेक्शन कमीशन जो है उसको कैसे जो है वो आप बेहतर कर सकते हैं, उसको कैसे आगे जो है वो ले जा सकते हैं। और चौथा अगर आपने करना है तो अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ऐसा बनाए निज़ाम, जैसे इन्होंने आके अकाउंटेबिलिटी आप देख रहे हैं, इन्होंने क्या कि सारे रेफरेंसेस वापस हो रहे हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आपने 1.5 आप टका बाहर से मांग रहे हैं, खुद 1100 अरब रुपए के रेफरेंसेस आपने वापस। साहब उन्हीं के सम्राट के पेश नजर तो वापस आ रहे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं था। बिल्कुल। तो ये 4 चीज़ें हैं मेरा ख्याल है जिसके ऊपर आपको डिस्कशंस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। बाकी इकोनॉमी वगैरह पे तो हर पार्टी की अपनी। सर, इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक मैं आपका कमेंट जरूर। खान साहब ने जिस तरह बोला कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर शरीफों के ख़ानदान के घर का नौकर है, ये जुमले वो बार बार देते आए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की के बदलाव के लिए, उनके रेजिग्नेशन के लिए बात करते आए हैं। तो अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिज़ाइन नहीं करते और यही इलेक्शन कमीशन रहता है और आपको कहा जाता है कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो आप लोग जाएंगे इलेक्शन की तरफ या आप लोग अभी इलेक्शन तो हमने जो ज़मीनी इलेक्शन लड़ा है पंजाब का, हाँ। जिसमें हम 17 सीटें जीते हैं, वो इसी इलेक्शन कमीशन के नीचे ही जीते हैं ना। लेकिन मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन में खुद भी कुछ शर्म हया होनी चाहिए। और जब आपका काम ही ये है कि आप एक एम्पायर है, एक टीम कहती है हमें आप पे एतबार ही नहीं है, तो उसके बाद उसको हट जाना चाहिए।
ये तो वो इस वक्त जो है ना बिल्कुल ही गेटिंग वाले एम्पायर बने हुए हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अगर इसी इलेक्शन कमीशन के अंडर आप लोग ज़िमनी इंतखाबात में इतनी ज़बरदस्त परफॉर्म कर गए हैं और आगे खान साहब कंटेस्ट कर रहे हैं, एक अकेला कैंडिडेट मुख्तलिफ सीटों से, कम 8 सीटों से तो एक ही दफ़ा, और हो सकता है सबसे जीत जाएं, तो उस सूरत के अंदर अगर इसी इलेक्शन कमीशन के अंदर आप लोग जीत रहे हैं तो आपको परवाह तो नहीं होनी चाहिए कोई बैठा या नहीं? परवाह है ना। मसलन आप देखिए ना कि जो फंडिंग का केस है, खाली पीटीआई का केस डिसाइड हो रहा है। हमने हर जगह के ऊपर मिन्नत कर ली है कि बाकी जमातों का केस तो देख लें जी। आपको नून लीग का, पीपल्स पार्टी, इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन का मेजर प्रॉब्लम है वो हमारे खिलाफ एक मीडिया सेल बना हुआ है PMLN का। हर बात वहाँ, अभी वो इमरान खान का फैसला रख के बैठे हुए हैं तोशा खानी की डिस्क्वालिफिकेशन का, और मुझे लग रहा है वो डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आपको लग रहा है? इलेक्शन कमीशन से अब क्या खैर की तवक्को करें? एक्सपेक्टेशंस तो आपकी यही है मेरा, मुझे यही एक्सपेक्टेशन है। तो उसके लिए आपने काउंटर तैयार कर रखा है? हमारा काउंटर तैयार है, वो तो हम चाहेंगे, कोर्ट्स में भी जाएंगे, जो भी होगा वो तो आप देखेंगे। लेकिन ये जो एक सेल बना हुआ, फिर उसको 1-2 मीडिया ग्रुप्स उसके साथ हैं, वो बात करते हैं, वो मीडिया ग्रुप उठाते हैं, और अब आपने नेक्सस तो देख ही लिया है माशाल्लाह। बाकी 1-2 ही बच्चे हैं जो इस वक्त फेयर बात कर रहे हैं, बाकी तो सब वन साइडेड हुआ पड़ा है। बाकी तो सारा अल्हम्दुलिल्लाह आपने देख ही लिया मीडिया का जो हाल है। ये भी रिजीम चेंज के अंदर ये भी पॉलिटिकल मैनेजमेंट का एक हिस्सा होता है, मीडिया को मैनेज करना, आपको लगता है? ये तो 4-5 सेठ हैं, उनकी आपने गर्दन पकड़नी है, अल्लाह खैर सल्ला। कौन सा वर्किंग जर्नलिस्ट यहाँ पावरफुल है? वर्किंग जर्नलिस्ट बेचारा तो सिर्फ धक्के खाने के लिए है ना, उठा दिया जाता है कभी भी। आपके सामने बैठे हुए हैं, जो आपको उठाया, जो आप पे तशद्दुद किया, जो समी इब्राहिम के साथ किया, फिर उसके बाद जो इमरान रियाज के साथ किया, आरिफ हमीद भट्टी चले गए, अरशद शरीफ हो गए, साबिर शाकिर चले गए, अयाज अमीर को आप देखें भाई उसके बेटे ने मर्डर किया है, ना उनका कोई वो ताल्लुक ना कुछ, उसको उठा के बूढ़े आदमी को आपने अंदर कर दिया। तो ये तो एक जुल्म की हद है इस वक्त, ये तो एक फस्ताई हुकूमत है, फाशिस्ट रजीम है जो इस वक्त मुसलसल। तो आप ये कह रहे हैं कि ओवरऑल जो रजीम चेंज ऑपरेशंस होते हैं उसमें मीडिया का एक रोल होता है जो किसी ना किसी हद तक किसी तरीके से मैनेज करना है, लेकिन ये मीडिया एक्चुअली यही तो मार खा गए ना। ये जो सोशल मीडिया इनकलाब था इसको वो समझ ही नहीं सके, उनको लगा कि मीडिया पे नहीं आएगा तो चीज़ें रही जाएंगी। वो पता चला फॉर्मल मीडिया बेचारा गुम हो गया। अब आप रेटिंग्स उठा के देखें ना इन चैनल्स की, जो सो कॉल्ड बड़े चैनल थे आज से 6 महीने पहले, स्टैंड नहीं करते, फारे हो गए हैं, बिल्कुल फारे हो गए। 1-2 चैनल्स हैं जिनको देखा जा रहा है और बड़ा हाईली व्यूड चैनल्स हैं, और वो भी इसलिए देखा जा रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप के उन्होंने ARY है या बोल है, इवन जो चैनल छोटे थे GNN और कैपिटल जैसे जो चैनल थे उन्होंने जगह बनाई है, उन्होंने देखें कितनी जगह बनाई है। उसकी वजह ये इंडिपेंडेंट रहे हैं और बिल्कुल फेयर बात करते हैं, उन पे प्रेशर भी बहुत है, प्रेशर लेने का इनकार किया उन्होंने। फवाद चौधरी साहब आपकी इजाज़त से एक मैं ब्रेक चाहूंगा, ख्वातीन हज़रात एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमने बात करनी है टेक्निकल नॉकआउट पोजीशन की। खान साहब पिच पर बड़ा एग्रेसिवली फ्रंट फुट पर निकलकर खेल रहे हैं, चौके छक्के मार रहे हैं, लेकिन अगेन रूल्स ऑफ गेम्स के मुताबिक अगर आपको किसी को इस गेम से बाहर निकालना है तो वाहिद ऑप्शन टेक्निकल नॉकआउट है। उससे कैसे बचेगी PTI? आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। मैं फवाद चौधरी साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदेद कहता हूँ। रूल्स ऑफ गेम्स ज़ाहिर है उससे बाहर तो हम नहीं निकल सकते, और उसमें अगर कोई ऑप्शन बचता है किसी को पूरी सियासत से बेदखल करने का तो वो है टेक्निकल या तकनीकी बुनियादों के ऊपर किसी को नॉकआउट कर दिया जाए। -1 की बात ज़बान ज़द आम है और शहर इक़्तिदार की फ़ज़ाओं में ये बार बार गूंज रही है। फवाद साहब कैसे निकलेंगे इससे? ये 3-4 चीज़ें बैक टू बैक आ रही हैं ना। 27 तारीख को आपको बुलाया गया इलेक्शन कमीशन में, असद उमर साहब को, खान साहब को, फिर तोशा खाना रेफरेंस। ये केस तो स्टे हुआ हुआ है हाई कोर्ट से। अच्छा। इसमें तो नहीं है इशू, लेकिन वो दूसरा जो उन्होंने फैसला महफूज किया हुआ है जी, उसमें प्रॉब्लम ये कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। लेकिन मसला ये है कि जिसकी भी ये सोच है कि इमरान खान को आप सियासत से इस वक्त आउट कर सकते हैं, मैं तो ये समझता हूँ कि उसका कोई उसको दोबारा जो है ना वो कोई बेसिक अपनी पॉलिटिक्स में वापस जाना चाहिए, लिटमस करा लेना चाहिए। उसकी वजह यह है कि देखें आप, ये इमरान खान को अल्ताफ़ हुसैन नहीं है या नवाज शरीफ नहीं है। जब आप एक ऐसी जमात के सरबराह हों जिसके बारे में हर एक को पता हो कि जमात 2/3 मेजॉरिटी से जीत रही है, और अब अगर आप ये करेंगे वो 3/4 से जीतेंगे, और वो पहला काम क्या करेंगे, वो वापस लाएंगे अपने लीडर को जिसके नाम के ऊपर वो वोट जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं। सो अभी जो इशू है वो ये है कि ये मानना कि इमरान खान को आप माइनस करके
कोई सिस्टम चला लेंगे आगे, तो वो नहीं हो सकता। इमरान खान को तो आपको सिस्टम में रखना पड़ेगा, और इसीलिए मैंने ये कहा था कि कोई इमरान खान को डिस्क्वालीफाई आप नहीं कर सकते। आप करके देख लें, आपको दोबारा मुंह की खानी पड़ेगी। फवाद साहब, ये जो ग्लोबल विलेज है, ख़ासतौर पर हमारा सोशल मीडिया, आप लोगों की ग्रिप इसके ऊपर ऐसे है कि आप लोग इसके उर्तगल हैं, सुल्तान है। आई मीन के और कोई पार्टी पाकिस्तान में स्टैंड ही नहीं करती नज़दीक। तो ये विजन था, क्या था कि आप लोगों को आइडिया था कि इसके ऊपर अगर हमारा कंट्रोल नहीं हुआ तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, सच्ची बात तो यह है कि गलतफहमी है कि हमारा कंट्रोल है। अच्छा, कोई हमारा कंट्रोल नहीं है। यहाँ पे एक यूज़र तो बहुत लाखों यंगस्टर्स हैं, दे लव इमरान खान, दे लव पीटीआई, और उनको ये लगता है, उनकी जो उम्मीदें हैं वो इमरान खान से वाबस्ता है। वो रिफ्लेक्ट होता है आपको सोशल मीडिया के अंदर, जो बिहेवियर है। ये कोई हमारे ये नहीं है, ना कोई हम हमारे पेड लोग हैं, ना कुछ है। ये अलबत्ता ज़रूर है कि मैं ये आपको बता सकता हूँ कि मैं 2015-16 से पीटीआई का जो मीडिया, आप खुद मीडिया का हिस्सा रह चुके हैं, हमारे कोलीग रह चुके हैं, और मीडिया पीटीआई का सारा मैं देख रहा हूँ। तो जब मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो आई रियलाइज कि गवर्नमेंट की जो सोशल मीडिया टीम्स थी वो तो बिल्कुल बेकार थी, और हमारी पार्टी का हम बहुत आगे थे हुकूमत गवर्नमेंट से। तो अब मैंने इसको अपग्रेड किया, डिजिटल मीडिया विंग हमने क्रिएट किया, फिर हमने हिंदुस्तान के ऊपर जो है वो इसके ऊपर बहुत काम किया। फिर हमने टीएलपी को जिस तरीके से उन्होंने अपना मीडिया विंग बनाया था, और वो जाली करते थे, अपनी ट्वीट्स करते थे, उस वक्त कराची में हुआ, वो हमने सारा उठाया, वो किया। उसके बाद आकर के ये जो अपना मामला था हमारा अफगानिस्तान वाला, उसकी हमने जो है वो किया। इन्होंने अक्लमंदों ने आते, मरियम औरंगज़ेब ने क्या किया कि सबसे पहले ये काम किया कि डिजिटल मीडिया विंग ख़त्म कर दिया, और वो दोबारा जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया। पीटीवी का हाल आपके सामने है। हमने जब लिया था 41 करोड़ रुपए के लॉस में था, जब मैंने छोड़ा तो 4.25 अरब के प्रॉफिट में था, और अब आके फिर बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। सो ये इनका ना विजन है, ना इनको अकल है। सो ये अभी भी आप देखिए ना, उनके बारे में क्या ख्याल है जो उनके मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट है? आप समझ गए होंगे मेरी बात, इनका मेरा इशारा समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, वो भी इस तरह से नहीं मीडिया मैनेजर था। टिकटॉकर्स, मैंने मुबैना तौर पर इतलान 50-50 हज़ार रुपये फी वीडियो, ये हालात आ वो नहीं, इनका ये है ही नहीं ना। इनको तो दूसरा, फिर आज देखे ना इनका झूठ का कितना। मसलन अगर आप मरियम नवाज़ के वो बयान देखते हैं कि जिसमें वो कह रही हैं कि मैंने कहा कि तेल की कीमतों में इजाफा हमें कबूल नहीं है, और ये मैं इससे नहीं मानती और ये नहीं मानती। और आज जो वीडियो आई है उसमें वो कह रही हैं शहबाज शरीफ को कि देखें ये तो इनएविटेबल है, ये तो आप इजाफा करें ज़रूर, आप क्यों नहीं कर रहे, और ये आप तेल की कीमतें तो बढ़ानी पड़ेंगी, और इसको और इशूज़ बनाए। तो आप अंदर आपकी बिल्कुल और पॉलिसी है, बाहर आप इतने झूठ में आप फेमस हैं। आप कहती हैं मेरी पाकिस्तान तो क्या लंदन में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर आपने कैलिबरी फ़ॉन्ट जो है वो कह दिया कि जी वो हमने उस ज़माने में कैलिबरी फ़ॉन्ट ईजाद ही नहीं हुई थी जब आपने उसके ऊपर अपना एफिडेविट दे दिया। फिर उन्होंने रोज़ाना पॉलिटिक्स में झूठ बोलती हैं, जिसकी वजह से उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। और यंगस्टर्स जो है ना वो अपने आप को रिलेट नहीं करते बिलावल या मरियम के साथ या शहबाज शरीफ के साथ, वो अपने आप को इमरान खान से रिलेट करते हैं। सो ये हमारी कामयाबी है। फवाद साहब, वो खान साहब से रिलेट भी करते हैं, खान साहब से एक्सपेक्ट भी करते हैं, और खान साहब से उनके 3.5 साल दौरे हुकूमत का सवाल भी पूछने की सलाहियत रखते हैं। मैं पब्लिक में जब जाता हूँ तो हमसे पूछते हैं कि एहतसाब तो खान साहब ने करना था, तो फिर खान साहब ने क्यों नहीं किया? तो खान साहब से हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग्स हुई वो तो हुई, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये सवाल आपसे भी तो हो सकता है कि अगर एक कॉन्विक्ट है और वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आती जाती है और बैठती हैं वहाँ पर, और वो कहती है कि मेरी तो प्रॉपर्टी थी ही नहीं, और फिर निकल आती है, तो इसको प्रूव तो आप लोगों ने 3.5 साल में करना था। प्रूव तो हो गया ना, वो तो सजा याफ्ता है। हाँ, वो तो उस पे है, नवाज शरीफ भी सजा याफ्ता है, मरियम भी सजा याफ्ता है। आप तो वो रिकवरी करनी है, रिकवरी वो जो है वो बाहर एक प्रोसेस है ना सर, वो ही होगा तो नजर आएगा ना कि ये हुआ। लोग जो है ना उनका कंसर्न एक्चुअली यही है कि पैसे आने चाहिए, पैसों के ऊपर वो हमारे लॉज देखे ना, या तो हम वो सऊदी अरेबिया होते ना कि वो 4 सीजन वाला काम कर लेते, वो तो हुआ नहीं। तो फिर अब ये तो फिर अब पाकिस्तान नहीं। अब अगर नेक्स्ट आपको टेन्योर मिलता है, पहली तो ये बात बताइए कि आप हंग पार्लियामान में जिस तरह पहले से आप इस पहली हुकूमत में रहे हैं, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी नहीं मिलती? पहली बात तो ये है। दूसरी, अगर मिल जाती है तो सबसे पहले आपने रिफॉर्म्स कहाँ करने हैं?
मेरे ख्याल में तो ये देखें ना, इसमें बड़े रिफॉर्म्स की तो कोई लिमिट ही नहीं है। हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी सिस्टम को डेफिनेटली हमने वापस लाना है और उसको जो है वो बेहतर करना है। मैंने पिछली दफ़ा भी जो है खान साहब से ये बात कही थी कि ये जो हम कह रहे हैं ना कि इंडिपेंडेंट नैब रखेंगे, वो ये आप ना करें, किसी ने नहीं मानना ये नैब गवर्नमेंट के नीचे लाएं, इसको अपने नीचे लाएं, क्योंकि लोगों ने सवाल आपसे पूछ रहे हैं। हमने गलती ये की कि ये नैब अलहदा किया अपने आप से, हमारी उसमें चलती नहीं थी, ना ही हमारा कोई प्रोसिक्यूशन से कोई ताल्लुक़ था, और जो बातें थी वो शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो हम कर देते थे, अमल उनके ऊपर होता नहीं था। सो उसके नतीजे में हम फंस गए कि अकाउंटेबिलिटी का फेस हम बन गए, पावर हमारे पास कोई थी नहीं। तो इसलिए दूसरा फिर हमने इतना फैला लिया इन्होंने खुद को, 50, 60, 70 केस आप कंक्लूड ही नहीं कर सकते थे। हमें 6, 8, 10 केसेस रखने चाहिए थे, उनको हम कंक्लूड करते, आपको पता चल जाता। अकाउंटेबिलिटी का फेस आप थे, पावर आप लोगों के पास नहीं थी। पावर कहाँ थी? पावर तो नैब के पास थी ना। नैब के पास थी, वही अपने वो ऑटो पे चल रहा था। नैब तो ऑटो पे चल रहा था, बिकॉज अंडर द लॉ उसका कोई कनेक्शन नहीं था हमारे साथ। इसी तरह वजारत दाखिला भी, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मेरे ऊपर तो चर्च डाली गई, मेरे तो डाली गई और मुझे पकड़ा गया और मैं तो था ही नहीं, मेरी तो गाड़ी में कुछ नहीं। वो वज़ीर दाखिला है, आप करवा लें अपना, देख लें। वो तो ये कहते हैं कि आप लोग जो टेलीथॉन के अंदर अरबों रुपए प्लेजेस की बात करते हैं वो तो है ही नहीं, वो तो ये राना सनाउल्लाह साहब नहीं देखें, लेकिन वो तो 7 बिलियन रुपीस तो अब तक आ चुके हैं ना। तो ये आप लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर शाया भी करें, वेबसाइट के ऊपर शाया है, अवेलेबल है। खैबर पख्तूनख्वा की और जो पंजाब बैंक की वेबसाइट्स हैं, दोनों के ऊपर ये चीज़ें आ रही है। लेकिन आपकी बात इस लिहाज से सही है कि मैं डॉक्टर सानिया को मैंने पहले ये कहा है कि हमारी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा होनी चाहिए ताकि आप भी और लोगों को भी पता चले कि क्या हुआ। राइट। खान साहब ने साइफर के हवाले से कहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान अगर उसके ऊपर तहकीकात करा लें तो हम जो है वो असेंबली में बैठने के लिए तैयार है। मशरूत किस्म की बात की है, ये कितना प्रैक्टिकल है सर? आपको लगता है कि हो जाएगा? प्रैक्टिकल है मेरे ख्याल में, अगर 7 इलेक्शंस के ऊपर बात हो जाए और वो ये कह दें कि हम अर्ली इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, तो फिर तो जाना बहुत आसान है। और ये फ्रेमवर्क तय करना है, फिर नई आपने गवर्नमेंट इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, नए ECP के लिए आपने बात करनी है, फिर तो मामला आसान है। लेकिन अगर हुकूमत इंसिस्ट करे कि नहीं हमने, अच्छा मैं वैसे नवाज शरीफ साहब जो हैं जी 1985 से पाकिस्तान की सियासत में हैं, लेकिन उन्होंने अभी जो फैसले किए हैं वो बहुत ही नाइव हैं। मसलन अगर आप देखें कि जब हमारे पास ये आया कि अगर वो नो कॉन्फिडेंस मूव वापस ले लेते हैं तो आप असम्बली तोड़ दें, और हम इसके ऊपर राज़ी हो गए कि ये कर दें हम आज से 5 महीने पहले। अच्छा, वो आइडियल मौका था नवाज शरीफ के लिए इलेक्शनों में जाने का, क्योंकि उस वक्त जो सारी इनकम्बेंसी था वो हमारे ऊपर थी। हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब केस चला और आप चूँकि सुप्रीम कोर्ट में थे, जी, चीफ जस्टिस साहब ने बुला के शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि इलेक्शनों के बारे में आपकी क्या राय है। ऐसा ही है। उस वक्त वो मान जाते, बड़ा ऑप्शन था उनके पास, खुले ऑप्शन थे। अब ये 4-5 महीनों में जो सारी इकॉनमी इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, उसका ये इन्फ्लेशन कहाँ पे जो है वो 18-20%, 22% पे इन्फ्लेशन, और अब जो है वो 40%, 45% के ऊपर इन्फ्लेशन चली गई है। डॉलर जो है वो कहाँ चला गया, वो सारी खैर आपके सामने ही है। वो बड़ा ही अच्छी बात की है उस दिन शेख रशीद साहब ने, कि बात हो रही थी जी कि वो महंगाई जो है ना उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो शेख साहब ने कहा जी आप अजीब बातें कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी? जो भी बंदा बाहर जाके आलू प्याज मटर लेता है उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है इस मुल्क में, तो इस पर क्या स्ट्रेटजी चाहिए? हर बंदे को पता है इस वक्त मुल्क में आग लग गई है। और मिडिल क्लास जो है ना, मिडिल क्लास से मैं क्या समझता हूँ कि जो 35,000 रुपये महीने से तकरीबन 3.5 लाख रुपया महीना कमाता है, जी हाँ, ये हमारी लोअर और अपर मिडिल क्लास के बीच वाला वो है, ये कुशन है। इनकी कमर टूट गई है। इनके पास बिजली देने के बिल देने के पैसे नहीं हैं, इनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, इनके पास स्कूलों की फ़ीस देने का पैसा नहीं रहा, किचन का ख़र्चा डबल ट्रिपल हो गया है। ये तबका है जिसकी कमर तोड़ दी है 5 महीनों में इस हुकूमत ने, और ये तबका इनसे नफ़रत करता है। और जो अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन है या जिस किस्म की अभी सूरत हाल है, अगले 4 महीनों में ये, अभी तो ये बाहर खड़े होकर बर्गर नहीं ना खा सकते, अगले 4 महीनों में ये अपने घरों में भी नहीं बैठ सकेंगे। अच्छा, जो हालात है, इस हद तक सिचुएशन जा सकती है। बिल्कुल, ये तो अभी जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं अपने लोगों के साथ मिलता हूँ, बात करता हूँ, बड़ी मुश्किल में, स्पेशली अर्बन क्लास हमारी जो है वो बड़ी मुश्किल में है। और ये लोग बेवकूफ़ हैं जो इलेक्शन डिले कर रहे हैं।
राइट फवाद साहब, बिलावल साहब बतौर वज़ीर ख़ारजा कैसे देखते हैं आप? नहीं, ये ह्यूज फेलियर। मुझे एक एम्बेसडर साहब बता रहे थे कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स थे उनकी ऑलमोस्ट रोज़ाना इमरान खान से मुलाकात होती जी। वो कह रहे हैं कि अब तो वज़ीर आज़म से तो मुलाकात ही नहीं हुई कभी सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स की, और वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो 15 दिनों में एक आध दफ़ा कोई दफ्तर आ जाएँ तो आ जाएँ को मुलाकात, वरना वो आते ही नहीं हैं। वाशिंगटन में वो सोए रह गए और उनकी फ़्लाइट मिस हो गई और लिहाजा वो अगले दिन फिर जहाज़ के ऊपर जो है वो गए। तो ये तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का हाल है। और जो इनका ख्याल था कि पता नहीं हम भुट्टो ही बना देंगे, वो तो बड़ा ही उल्टा ही पड़ गया। तो फॉरेन मिनिस्टर तो ये फरमाते हैं कि जो बाइडन और शहबाज शरीफ साहब के जो इशाइये पे मुलाकात हुई है वो तो उसमें तो बड़ी आइस ब्रेक हुई है। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है? मतलब ये तो किस तरह का स्टेटमेंट है ये? बेसिकली तो चूँकि ये सारे एक बहुत ही थोड़े हुए लोग हैं, लाइन में लग के आप हाथ में ला रहे हैं। इमरान खान तो ये नहीं करेगा। इमरान खान को आप कहेंगे कि लाइन में लगेगा, या वो इमरान खान किसी एम्बेसी को फ़ोन करेगा कि मैंने चीफ गेस्ट बनना है आपका, प्लीज़ वो आप मुझे ही बुला लें, और फिर जाके एम्बेसडर के मुंह में केक डालता रहेगा। इमरान खान की ये तो बातें हैं ना, ये तो फिर खुददारी खुद एतमादी का, आप इमरान खान के ऊपर एतमाद तो कर सकते हैं, इन लोगों का तो हाल ही कोई नहीं है। इनके दौरे हुकूमत में इजराइल मुबैना तौर पर भेजे जाने वाला वफ्द एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा अभी भी इस हफ्ते के अंदर भी इतलात ये हैं, और येरूशलेम टाइम्स ने बाकायदा रिपोर्ट किया है कि एक वफ्द मौजूद है नसीम अशरफ साहब की सरबराही में, और एक एंकर साबिका एंकर पीटीवी के वो भी उसमें मौजूद हैं। तो ये क्या करने जा रहे हैं? आपको लगता है कि आर दे गोइंग टू रिकग्नाइज इजराइल या क्या है सीन? हाँ, मुझे पता नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, बट इट शुड हैव सब्सिक्वेंट इसके स्टेप्स होने चाहिए थे। इन्होंने क्या कार्रवाई की है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने विज़िट किया है? इन्होंने उनसे तहकीकात की हैं, बल्कि उल्टा जनरल अमजद शुएब साहब जैसे जो शरीफ आदमी है, 80 साल का जनरल है, एक उसको बुला के उसके साथ इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन हुई है, उनको इंसल्ट किया गया है। आप जो लोग गए हैं फिर उनको बुला के इन्वेस्टिगेट तो करें ना कि क्या बात हुई है, क्यों गए हैं, किसके क्या एजेंडा है आपका। तो इसलिए हमें तो ये कॉम्प्लेक्स, ये आपको लगता है हुकूमत की कंसेंट के बगैर हो सकता है? कैसे हो सकता है हुकूमत की कंसेंट के बगैर जो है? एंड व्हाट अबाउट द सिक्योरिटी ब्रीच, आई मीन साइबर सिक्योरिटी ब्रीच, इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? आप फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, क्या लगता है आपको? ठीक है ना, इसमें एक बात तो तय है कि ये जो अटैम्प्ट हुई है ये तो ऐसे हुई है कि ऑफिस को बग किया गया, और ऑफिस की कन्वर्सेशन है, कोई फ़ोन की कन्वर्सेशन तो है नहीं। अब वो ऑफिस को बग जो भी किया गया है वो इंटरनल किसी के मिले बगैर तो नहीं हो सकता, और थर्ड पार्टी हैकिंग उसके बाद जो है वो थर्ड पार्टी को बेच दिया गया है या क्या किया गया है। अब ये इसके ऊपर ये अच्छा किया इन्होंने जो कल कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुलाई है, इस पर बड़ी डिटेल बात होनी चाहिए और एक बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इसमें लॉन्च होनी चाहिए। ये कैसे ये सारा जो है वो चला गया है, इट्स आई थिंक इट्स वाल साहब जिस तरह बोली लग रही है और आप इतलात आ रही हैं कि हुकूमत वो बोलियां लगा के उनसे वो चीज़ रिसीव करने की, डाटा लेने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बात सारी पीटीआई से मुतालिक हो रही है, तो कहीं पीटीआई ने भी कोई बोली लगाई है या नहीं लगाई? हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है वरना हम लगा देते। फाइनल कमेंट सर अबाउट बोल्ड टेलीविजन नेटवर्क एंड रेस्ट ऑफ द मीडिया जो कि इस वक्त राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे, और एंकर्स के लिए जिन्होंने मारें खाई हैं खास तौर? पहले बात तो यह है कि मैं आपको खसूसी तौर के ऊपर जो है वो आपके साथ इज़हार यकजहती हम करते ही हैं हमेशा। प्राइम मिनिस्टर खान साहब भी हमेशा आपके बार बार नाम लिया जी उन्होंने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम लोगों ने जिस तरीके से एक चट्टान की तरह खड़े हुए, जिस तरह से एक सीसा पलाई दीवार की तरह, ये आप लोग तो एक नेमत हैं इस घुटे हुए मुआशरे में कि जिन्होंने आके बातचीत की, अल्हम्दुलिल्लाह ओपिनियन चेंज नहीं हुई सर, और ओपिनियन चेंज नहीं की और अपनी आज़ाद ओपिनियंस रखी। बाकी तो यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से अब आपने इन वीडियोस में जिन जिन के नाम आ रहे हैं, ब्यूरो चीफ्स जो हैं वो मशवरे दे रहे हैं कि चेयरमैन नैब लगाएं ना लगाएं। जी हाँ। मालिकान जो हैं उनकी जो एंकर्स के नाम लिए जा रहे हैं, एंकर्स के जो नाम है, न्यूज़ के जो लोग हैं उनके नाम हैं, तो ये तो आपने मंडी लगी हुई है, उस मंडी में हर शख्स बिक रहा है। तो ये लोग जो नहीं बिके, जो अपने ज़मीर के मुताबिक खड़े रहे, ज़ाहिर है पूरी कौम उन्हें सलूट पेश करते हैं। वेरी राइट जनाब फवाद हुसैन चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात, सर आप एक्सक्लूसिवली पहली दफ़ा बोल्ड टेलीविजन के स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाए हैं, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा, और आपने इसी तरह आते रहना है। ख़वातीन व हज़रात, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा।
मेरी टैक्सी में बैठ जाओ, जहां तक ले जाऊंगा। आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश, टैक्सी कैश, आई है टैक्सी कैश। कभी टैक्सी वाले ने सवारी को किराया दिया, सुना है ये सीट नहीं हॉट सीट है। अब जिंदगी में करेंगे ऐश, क्योंकि आ गई है टैक्सी कैश। आई है टैक्सी कैश। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।